Assalamu alaikum. My name is Sahel Salam and I welcome you all. Dear aspirants, as you know कि हमने JNK पोर्शन में JNK हिस्ट्री स्टार्ट की थी। हिस्ट्री में अभी तक हमने पढ़ा सोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सोर्सेज के बारे में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने लिटरेरी सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें से हमने लोकल सोर्सेज उठाए थे। लोकल सोर्सेज में जो इंडिजिनस सोर्सेज होते हैं, इंडिजिनस बुक्स, उसमें से हमने कुछ डिस्कस की, जैसे कि शेमिंद्रा जरापावाली हमने की, नीलमत पुराना, राजतरंगी मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोकल सोर्सेज को ही कंटिन्यू करेंगे और फिर इसके बाद हम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फॉरेन सोर्स लिटरेरी सोर्स है। फिर इसी के साथ आज हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी उठाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आज नेक्स्ट हमने पढ़ना है, इसमें से फर्स्ट वन है तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर लिखी है मलिक हैदर ने। इसने एक कब लिखी थी? इसने लिखी थी यूसुफ शाह चक के पीरियड में, जो आपको पता है कि एक यूसुफ शाह चक लास्ट चक रूलर है। ठीक है। तारिक हसन लिखी है पीर हसन शाह ने। नाम मिलता जुलता है, तारिक हसन, पीर हसन शाह ने। पीर हसन शाह ने इसमें क्या डिस्कस किया? इसने डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि इनके चीज़ के बारे में, जो पर्शियन वर्कर्स इंट्रोड्यूस की गई थी कश्मीर में। पर्शियन वर्कर्स, पर्शिया आपको पता है ईरान इराक को कहते हैं, जो वहाँ से कुछ कामें हमने इंपोर्ट की थी, पेपर माशी एट्सट्रा, वो हमने जब इंट्रोड्यूस की कश्मीर में, फिर कश्मीर में इनका एक डिटेल्ड अकाउंट दिया था तारिक हसनी में पीर हसन शाह ने। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मुख्तसर तारीखी कश्मीर। इसमें ये लिखी थी पंडित बीरबल काजरू ने। इसमें एक ब्रीफ अकाउंट मिलता है हमें किन के बारे में, मुगल्स के बारे में, अफगानस के बारे में, सिखस के बारे में, मतलब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका पीरियड कैसा था, प्लेग्स एट्सट्रा के बारे में, स्टारवेशन के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि अफगानस का पीरियड जो है ये एक डार्केस्ट फेज कंसिडर किया जाता है कश्मीर की हिस्ट्री में, बिकॉज ऑफ देयर क्रुएल्टी ऑपरेशन। ठीक है, वो हमें इसी से पता चलता है। मुख्तसर तारीख कश्मीर ये लिखे हैं पंडित बीरबल काजरू ने। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट और एक सोर्स है वो है ज़फ़रनामा लिखी है शरीफुद्दीन यज़दी ने। ज़फ़रनामा में शरीफुद्दीन यज़दी क्या डिस्कस करता है? ये डिस्कस करता है रिलेशनशिप बिटवीन सिकंदर शाह एंड तैमूर। सिकंदर शाह आपको पता है ये शाहमीर डायनास्ट से बिलोंग करता था। ये सुल्तान सिकंदर शाह, जिसको औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ये किस डायनास्टी से बिलोंग करता था? ये कश्मीर का रूलर था, ये शाहमीरी डायनास्टी से बिलोंग करता था। और इसकी और तैमूर जिसने इंडिया पे अटैक किया था, इसकी क्या रिलेशनशिप, इनके बीच क्या रिलेशनशिप थी, वो इसमें डिस्कस की है ज़फ़रनामा में। ठीक है। और फिर है वाक़ात कश्मीर, जो लिखी है ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल ने। अगर हम हिस्ट्री के बारे में, जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वहाँ के लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो जम्मू रीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनमें से राजदर्शनी लिखी है गणेश दास वडेरा ने। गुलाबनामा, देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनके नाम याद करने। राजदर्शनी किसने लिखी है? गुलाबनामा किसने लिखी है? गुलाबनामा लिखी है दीवान कृपा राम ने। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है एस चरका ने की है। तवारीख डोगरा देश, ये लिखी है नरसिंह दास नरगिस ने। तवारीख राजगानी जम्मू व कश्मीर, ये एक कंप्लीट एक ही बुक है। ठीक है, ये लिखी है ठाकुर काहू सिंह बलारिया ने। तवारीख जम्मू लिखी है हशमतुल्लाह खान ने। तवारीख किश्तवाड़, ये लिखी है शिवजी दार ने। तवारीख अक़वाम पुंछ, ये लिखी है मोहम्मदीन फ़ारूक ने। फिर है राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, ये लिखी है एस चरका ने। ठीक, इसमें जो और रखें ये है लॉर्ड ऑफ हिल्स लिखी है GC। ये एक्चुअली ये जो है ये फॉरेन अकाउंट्स में मुझे मेंशन करना था, गलती से यहाँ पर हो गए। ये लॉर्ड ऑफ हिल्स लिखे हैं GC स्मिथ ने। अगर हम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, जो फॉरेन ऑथर्स, जो फॉरेन ट्रैवलर्स, खासकर ट्रैवलर्स हुआ करते थे, या कभी कभी कोई अटैक करता था कि किस इसके साथ आते थे या खुद ही आते थे यहाँ पर। ठीक है, इसमें से कुछ फॉरेन अकाउंट्स जो हैं वो कंपेरेटिव JNK के रिकॉर्डिंग नहीं है। इनमें से कुछ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर सब कंटिनेंट की अगर हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। फिर ये मेंशन करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, खासकर कश्मीर के बारे में। अगर आप टॉलमी की बात करोगे, टॉलमी ये एक ग्रीक ट्रैवलर था, इसने जियोग्राफिया लिखी है। ये सिर्फ जियोग्राफिकल वॉयेजेस के बारे में बात करता है, इंडिया के बारे में। ठीक है, पूरी इस इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में। और फिर थोड़ा सा ये JNK के भी मुतालिक मेंशन करता है। एक चाइनीज़ यहाँ पर ट्रैवलर था ह्यूनसंग, जो बुद्धिज़्म पढ़ने के लिए आया था, एक बुद्धिस्ट था। फिर ये बुद्धिज़्म यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। ये
एक्चुअली इंडिया आया था, फिर कश्मीर में भी 2 साल रुका था, 2 साल इसने कश्मीर में भी गुजारे, ठीक है। इसने एक बुक लिखी है सी यू की में ये डिस्कस करते हैं कश्मीर के बारे में, खासकर इसने हिंदुज़म के बारे में डिस्कस किया था। और एक आथर है अल बेरूनी, ठीक है, इसने लिखी तहकीक-उल-हिंद। इसके बाद और एक है यहाँ पर मलिक हैदर डॉगलट। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मलिक हैदर डॉगलट है ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया से आया है, सेंट्रल एशिया जो कि आज पार्ट है चाइना का, ठीक है। मतलब जहाँ से आया था वो पार्ट है चाइना का आज के ज़माने में। इसने लिखी है तारीख़ रशदी। एक्चुअली इसे कम्प्लीटली कश्मीर के बारे में लिखी है, क्योंकि ये कश्मीर 540 में आया था, और तब यहाँ पर बादशाह जो था शाहमीर डायनास्टी का वो था सुल्तान मोहम्मद शाह, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद शाह के दरमियान के पीरियड में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ज़्यादा क्यास फैला हुआ था। फिर ये मिर्ज़ा हैदर डोगलत क्या करता है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मर्स, पीस प्रिवेल करवाता है इस रीजन में, और कहीं ना कहीं लगता है कि यही बादशाह था। ये जो है ये सुल्तान मोहम्मद शाह एक टाइटुलर हेड लग रहा था। एक्चुअल यहाँ पर जो डिफैक्टो गवर्नर हम इसको कहते हैं, फिर यहाँ पर मलिक हैदर डोगलाट बनता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके मलिक हैदर डोगलाट को लोकल चिफ्टेन जहाँ पर जो होते हैं उसके साथ एक अनबन हो जाती है, इनके बीच फिर झगड़ा हो जाता है, एक बैटल हो जाती है, जिसमें ये लोकल चिफ्टेन्स कश्मीर के इसको मार देते हैं मलिक हैदर डोगलट को, कब 1551 में। बट ये यहाँ ये बात याद रखना, ये जो इसकी तारीख़ रशदी है इसमें हमें ज़्यादातर कश्मीर के ही बारे में देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फिर इम्पॉर्टेंट और एक लिटरेरी सोर्स वो है वाल्टर लॉरेंस। वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है ये बुक लिखी है वैली ऑफ कश्मीर। ये बुक खासकर ये पूरी डेडिकेटेड है कश्मीर हिस्ट्री को लेकर, 1895 में लिखी थी इसने। ये वाल्टर लॉरेंस जो है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कश्मीर की हिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि अगर कश्मीर की खासकर कश्मीर के लोग अगर आज भी अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कहेंगे, वो इसके बारे में आज भी जानते हैं। लॉरेंस साहब इसको आमतौर पर यहाँ पर कहा जाता है, अभी भी लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इसने लिखे हैं वैली ऑफ कश्मीर, एक डिटेल्ड अकाउंट इसने कश्मीर के बारे में लिखा है इसमें। फिर है अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखे हैं लैंड ऑफ लामाज। ये कंप्लीटली है लद्दाख के रिगार्डिंग, ठीक है। ये लैंड ऑफ लामाज इसने किस प्लेस को कहा था, वो है लद्दाख। सो इसके साथ हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात अगर हम करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या है, कि किस जगह पे किस लोकेशन पे ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वहाँ पर वो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स क्या यूज़ करते थे, मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे वो लोग, किस टाइप के टूल्स वो यूज़ करते थे, ये ऑल दैट इससे पता, ये किससे हमें पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल साइट से, ठीक। सो अगर आप बात करोगे कश्मीर की जो अर्लीस्ट साइट अभी तक हमको मिली है, वह बिलोंग करती है न्योलिथिक पीरियड को, कश्मीर में जो हमें एक साइट मिली है, आप पूरे जैन की भी बात कर सकते हैं। जो हमें अर्लीस्ट नोन साइट है, अर्लीस्ट साइट अभी तक हमें मिली है, वो किस पीरियड से बिलोंग करती है, न्योलिथिक पीरियड से। वो साइट कौन है, वो है बुरज़ाम एक ऐसी साइट है जो न्योलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। न्योलिथिक पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा, स्टोन एज। मतलब ये वो ज़माना था जब इंसान यूज़ करते थे स्टोन टूल्स, मतलब जो भी वेपन, कोई भी चीज़ शिकार करने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए, ये इसमें करते थे यूज़ स्टोन एज जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है, 3 फेजेस में ये डिवाइड की जाती है। फर्स्ट पेज है पैलियोलिथिक एज भी इसको कहते हैं, या अर्ली स्टोन एज इसको हम कहते हैं, अर्ली स्टोन एज भी इसको हम कहते हैं। फिर इसका सेकंड फेज जो है वो है मेसोलिथिक, है मिडल स्टोन एज, ये सेकंड फेज है किसका, स्टोन एज का। फिर है थर्ड यहाँ पर आपका नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज, और
मैंने क्या कहा, ये जो स्टोन ये जो स्टोन एज है इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज जो है वो है पैलियोलिथिक या अर्ली स्टोन एज, फिर है मेसोलिथिक या न्यू स्टोन या सॉरी मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज, फिर है नियोलिथिक जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, सो ये स्टोन एज का आखिरी फेज था नियोलिथिक। और इसके बारे में हमें यहाँ पर एक कम से कम 3 दर्जन साइट्स हमें यहाँ पर कश्मीर में मिली हैं इसके बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है उसमें से, इम्पॉर्टेंट साइट जो है उसमें से वो है बुरजहाम, गुपकराल, बेगागुंड, हरिपरीगाम, औलचीबाग, पापुर, पंजगाम, सोमपुर एंड वाजदर। बट इन सब में से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है इन जो मैंने यहाँ पर मेंशन की, इनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बुरजहाम और गुपकराल। ये सिर्फ JNK में ही नहीं पूरे इंडिया में फेमस है बुरजहाम एंड गुपकराल। यहाँ से क्वेश्चंस IAS में भी पूछे जाते हैं आपको बुरजहाम एंड गुपकराल के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी तक इनमें से हमने सिर्फ अभी तक 2 ही साइट्स को एक्सकेवेट किया, 2 ही साइट्स पे हमने खुदाई की है, वो है एक तो बुरजहाम एंड एक गुपकराल। सिर्फ यहीं पर अभी तक खुदाई हुई है जो उस नियोलिथिक साइट्स हमें कश्मीर में मिली है, बाकी हम अभी टच नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सकेवेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको पता होगा ये औलची बाग का एरिया यहाँ पर मतलब ये अभी भी है, ये औलची बाग का एरिया श्रीनगर में अभी भी, जहाँ पर जो JKPSC का ऑफिस उसके पीछे साइड आता है, वहाँ पर खुदाई करना, वहाँ पर एक्सकेवेशन करना कितना मुश्किल होगा, वहाँ जाके आप कभी देख सकते हैं, श्रीनगर में जो रहते हैं उनको पता होगा। चलो अगर हम बुरजहाम के बारे में बात करेंगे, बुरजहाम के बारे में यहाँ पर न्योलिथिक पीरियड जैसे कि न्यू स्टोन एज इसके बारे में हमें पता चला, और मेगालिथिक, एक मैंने कहा था मेसोलिथिक वो है अलग, एक है मेगालिथिक। मेसोलिथिक है मिडल स्टोन एज, मेगालिथिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मेगालिथिक, मेगालिथिक क्या होता था, इसमें ये थोड़ा बड़े से पत्थर रखकर बड़े बड़े मीनार्स बनाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे बनाते थे। यहाँ पर सिर्फ ये क्या करते थे, बड़े पत्थर खड़ा करते थे, उनको मेगास कहते हैं, मेगालिथस कहते हैं उनको। ठीक है, ये चीज़। अगर बुरजहाम की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा किसके लिए माना जाता है, ये माना जाता है पेट डिवेलिंग के लिए। किसके लिए, और यहाँ पर मिला था एक डॉग, डोमेस्टिक डॉग को दफनाया गया था किसके साथ, अपने मास्टर के साथ। कब्र में दफनाया गया था मास्टर को मरने के बाद, और इसके साथ इसका एक डोमेस्टिक डॉग भी होता था। ठीक, ये यहाँ पर मिला। और पेट डिवेलिंग, पेट डिवेलिंग मतलब क्या है, ये डेन जैसे, ये गार जो होते थे वो उनके अंडरग्राउंड होते थे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ऐसे इस तरीके के इनके घर होते थे, पेट डिवेलिंग्स होते थे। एक गुफा जैसे बनाते थे, डैम जैसा, गुफा जैसे पिट्स बनाते थे, और उसी पिट्स में फिर ये अंदर रहते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एंट्रेंस है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें फिर इसी के अंदर रहते थे। हमें बुरजहाम से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, एक मिली है पेट डिवेलिंग। ठीक है, ये न्यूलिथिक, पेट डिवेलिंग न्यूलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, वो है एक डोमेस्टिक डॉग जिसको किसके साथ दफनाया गया था, बुरी किया गया था, बरीड, ही वॉज बरीड विद हिज मास्टर। आर्कियोलॉजिकल ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पर कब एक्सक्यूएशन स्टार्ट की थी, 1960 में यहाँ पर एक्सक्यूएशन स्टार्ट हो गई थी। किसने की थी, D तारा ने और पैटरसन ने यहाँ पर एक्सक्यूएशन की। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला था, स्टोन एक्सेस मिले थे, होज मिले थे, पिस्टल्स मिले थे, और कुछ बोन इम्प्लीमेंट्स मिले थे। अगर क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर आपको न्यूलिथिक के एज के भी और मेगालिथिक पीरियड के भी कुछ चीज़ें देखने को मिली। अगर आप मेगालिथिक की बात करोगे, यहाँ पर आपको लार्ज मैनहिरस मिले। मैंने आपको बताया कि वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर खड़ा करते थे, उनसे फिर जैसे कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती थी। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल क्या होती थी। ये इस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर ये खड़ा किए गए हैं ना, एक खूबसूरत स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, ये आज की नहीं है, मेगालिथिक, इसी को मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये बुरजहाम में, ये बुरजहाम की ये पिक्चर है। और यहाँ पर जो
हैबिलिटेशन ये कब ख़त्म हो गई? हैबिलिटेशन यहाँ पर 1400 में ख़त्म हो गई। स्टूडेंट्स हैबिलिटेशन केम टू एन एंड इन 1400 BC। इसका मतलब क्या हुआ? 1400 BC तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जो ह्यूमन हैबिटेशन थी वो ख़त्म हो गई। मतलब 1400 के बाद फिर यहाँ पर कोई नहीं रहा था। ठीक है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट, ये श्रीनगर में है बुरज़ाम, ये जो केव है ये ज़बरमन हिल्स के पास श्रीनगर में है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट जो कश्मीर में मिलती है वो है गुफक्राल। ये है पुलवामा में। गुफ का मतलब आपको गुफा, गुफ कश्मीरी में हम गौफ जैसे कह रहे हैं, एक गुफा को कहते हैं, एक पेट, एक डैन को कहते हैं। क्राल का मतलब क्या है? पोटर। मतलब यहाँ पर ये जो नाम रखा जाता है ना, ये ज़रूरी नहीं कि ये नाम उसका तब था। ये नाम किस चीज़ पे रखा जाता है, वहाँ पर मिला क्या है। यहाँ पर हमें, यहाँ पर भी पेट डिवेलिंग मिली थी जो हमने वहाँ पर अभी ऊपर देखा बुरज़ाम में। ये पेट डिवेलिंग आपको गुफक्राल में भी मिली है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ पोट्री के आइटम्स भी आपको मिले हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मिला है वो आपको बोन टूल्स मिले हैं। यहाँ पर कॉबलर अवल मिला था। क्या है? कॉबलर अवल। जैसे कि जूते की सिलाई हम करते हैं, वहाँ पर वो सीख जैसा कुछ होता है, उसी से जैसे छेद करते हैं, उसी को कॉबलर अवल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ कॉपर रिंग्स भी मिले और आयरन ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कुछ मिले हैं। ठीक है। इस गुफक्राल में कॉपर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के टूल्स होते थे इनके पास। ये है पैड डिवेलिंग, ये जैसे ये हैं टूल्स यहाँ पर। ये मतलब गुफक्राल में ये चीज़ें आपको गुफक्राल में मिली है। ठीक है। ये बोन टूल्स और स्टोन टूल्स ये मिली है हमें। ये बोन टूल्स हैं यहाँ पर, ये गुफक्राल में मिली है। ठीक। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोरर्स अवल्स 2 और 8, ये हैं छेद करने के लिए, ये रखा है छेद करने के लिए। ये है अवल, कॉबलर अवल्स जो आपको मिले हैं गुफक्राल में। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सीड्स, एग्रीकल्चर की इनोवेशन भी यहाँ पर, अर्बनाइजेशन भी चल रही थी। मतलब ये यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रही थी, अर्बन सिटीज़ यहाँ पर, अर्बन सेंटर्स बन रहे थे यहाँ पर। ठीक है। अर्बनाइजेशन हुई थी, एग्रीकल्चर की इनोवेशन भी यहाँ पर हो गई थी, एग्रीकल्चर भी ये करते थे। ठीक है। क्योंकि आमतौर पर आपको पता है कि ये जो स्टोन एज है यहाँ पर, अर्ली स्टोन एज अगर की बात करोगे तो वो फुड गैदरर्स थे, हंटर्स थे। और फिर सेकंड यानी मेसोलिथिक में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, लेकिन सेटलड एग्रीकल्चर नहीं। फिर नियोलिथिक में सेटल्ड एग्रीकल्चर आया, मतलब अभी एक ही जगह पर बैठते थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करते। जो गुफक्राल है यहाँ पर हमें सीड्स, अगर आप बुरज़ाम या गुफक्राल की बात करोगे, यहाँ पर हमें सीड्स भी मिले थे। किस किस के सीड्स मिले? वीट के, बार्ली के, लेंटिल्स के, और यहाँ पर राइस के भी कुछ सीड्स हमें मिले हैं, खासकर गुफक्राल में। गुफक्राल की एक्सकेवेशन के बारे अगर हम बात करेंगे तो वो 1981 में स्टार्ट, 1981-82 में KD बनर्जी एंड AK शर्मा ने स्टार्ट की थी एक्सक्यूशन। कहाँ पर? गुफक्राल ने। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही दो साइट्स हैं आपको जो मैंने अभी ऊपर आपको डिस्कस की है, एक है गुफक्राल और बुरज़ाम। क्वेश्चंस इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं, खासकर बुरज़ाम और गुफक्राल के बारे में। हाँ, यहाँ पर जो कुछ और हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जैसे कि सिमथन है। सिमथन ये बिजबिहारा में है। ठीक है। ये नियोलिथिक से मिडिवल पीरियड तक ये यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि ये इशारा करते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी नियोलिथिक के बाद ही ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। यहाँ पर खासकर कुशना पीरियड के आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि एक्सक्यूशन सिमथन में ज़्यादा नहीं है, सो लिटिल बिट एक्सक्यूशन हो गई थी 1970s में, 71 एक्स्ट्रा इसी टाइम। और यहाँ पर हमें क्या मिला है? कुछ आइटम्स मिले हैं जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है। और पोट्री एंड टेराकोटा फिगराइन्स के बारे में कुछ यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और एक साइट है जो कि अखनूर साइड में है। ठीक है। जम्मू रीजन के अखनूर साइड में है, अम्बरन, इसको पंबरन भी कहते हैं, अम्बरन को हम पंबरन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलिक्स मिले थे। सो इसे हमें पता चलता है ये ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट, वन ऑफ ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट साइट है जम्मू एंड कश्मीर। हम अगर इस रीजन की बात करेंगे तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट साइट्स, बुद्धिस्ट साइट जो भी है उनमें से वो ओल्ड है जो कि पुरानी है, उनमें से एक है ये अम्बरन पंबर। मतलब यहाँ पर बुद्धिस्ट के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है।
एक्सक्यूशन 1990 में यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पर, किसने की थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक, यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वो मिली है बुद्धिस्ट स्तूपा। कब की? वो बुद्धिस्ट स्तूपा किस पीरियड टाइम से बिलोंग करते हैं? वो 1st सेंचुरी AD से बिलोंग करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये याद रखना है यहाँ पर आपको, अम्बरन ये आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर है? अखनूर, जम्मू रीजन में। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है इंपॉर्टेंट? बुद्धिस्ट लिरिक्स। ठीक, एक्सकवेशन कब स्टार्ट की गई? 1990 में। यहाँ पर हमें क्या मिला? बुद्धिस्ट स्तूपास मिले हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो वो 1st सेंचुरी AD की ये पूछ सकते हैं, कब, किस टाइम से वो, किस टाइम को वो बिलोंग करते हैं वो बुद्धिस्ट स्तूपास। ठीक है, और कुछ टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ठीक है, जैसे कि हमें, जैसे टेराफैक्ट्स, वो टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, जिनसे हमें ये पता चलता है बुद्धिस्ट ट्रेड रूट्स के बारे में। ठीक है, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, मतलब जो बुद्धिस्ट से कौन ट्रेड रूट्स अडॉप्ट करते थे, तब यूज़ करते थे, और रिलीजन एक्टिविटीज़ इनकी क्या थी उसके बारे में। और थोड़ा क्वेश्चन और गुप्ता पीरियड्स की, क्या अगर आपको पता है मौर्यास के बाद इंडिया में गुप्ताज आए, उनके बारे में हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। और एक साइट है यहाँ पर मांडा। स्टूडेंट्स, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं। इसकी जो नॉर्थ मोस्ट साइड जो थी वो है मांडा। क्या है? मांडा। इसकी नॉर्थ मोस्ट साइड जम्मू साइड से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जम्मू तक की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जम्मू तक थी। ठीक है, जम्मू की इसकी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न साइड जो है वो है मांडा। क्या है यहाँ पर? मांडा। और ईस्ट इंपॉर्टेंट साइड क्या है यहाँ पर इसकी? आलमगीरपुर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और साउथ में इसकी इंपॉर्टेंट साइट क्या है? साउथ में जो साउदर्न मोस्ट साइट है इसकी वो है दायम आबाद। दायम आबाद, MAD मैड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या है? वो है मांडा। ईस्टर्न साइड क्या है? ईस्टर्न मोस्ट साइड क्या है? आलमगीरपुर। साउदर्न मोस्ट साइड क्या है यहाँ पर? दायम आबाद। और यहाँ पर वेस्टर्न जो मोस्ट साइट है वो है इसकी सरको टाड़ा, वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सरको टाड़ा। ठीक है, सो मांडा किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जैसे कि जिसको हम ASI कहते हैं, कब यहाँ पर इसने ये स्टार्ट की एक्सक्यूशन? 1976-77 में। किसने? JP जोशी ने। ठीक है, ये साइट किस पीरियड से बिलोंग करती है? 2500 से लेकर 1700 BC तक। और ये मैंने जैसे कि पहले ही कहा, ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिला है, किस किस चीज़ को यहाँ पर डिस्कवर किया गया, क्या पर हमने यहाँ पर पाया है? वो है हड़प्पन पोट्री टूल्स, बीड्स इंडिकेटिंग वेल डेवलप्ड सेटलमेंट। ठीक है, मतलब ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये एक डेवलप्ड सेटलमेंट थी। ये एक उस पीरियड के हिसाब से एक डेवलप्ड सेटलमेंट थी, और उसके क्लोजर और बहुत ज़्यादा टाइज थे हड़प्पन कल्चर के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पर, चाहे वो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हमने सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हो। लिटरेरी सोर्स में हमने लोकल सोर्सेज पढ़े, फॉरेन अकाउंट्स पढ़े। यहाँ पर आपको इनमें से क्या याद रखना है? ये याद रखना है कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, JKP कांस्टेबल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। हाँ, अगर कभी कभी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन कही वहीं से वो निकाल सकता है वो क्वेश्चन। बस यही आपको याद रखना है। इनको ये पहले आपको टफ लगेंगे, थोड़ा करना क्या है, एक ट्रिक जैसी इनको बनानी है, वो हम आगे भी बना सकते हैं। फिर वो देख के चलना है। फिर हमने आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि बुरजाम, गुपक्राल, मांडा, सिमथन, अम्बारन, पंबारन, ये चीज़ डिस्कस की सारी। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम फिर जाके आगे इसको बढ़ाएंगे। अब हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे इसके बाद। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।